हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग पीटी 365 का पॉलिटी का आगे का पोर्शन कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें पहला टॉपिक है रिगार्डिंग दी इंटरनल इमरजेंसी। तो ये 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, उसके 50 साल हो गए। एंड द इमरजेंसी इज़ द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी वॉज इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी से ये इमरजेंसी प्रोविज़न लिया गया है। और इमरजेंसी प्रोविज़न आर आउटलाइन इन आर्टिकल 352 से 360 के बीच में है अंडर द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द रेशनल जो है इसमें है टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए लगा सकते हैं। टाइप ऑफ इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी होता है 352 के अंडर में, जो कि होता है ऑन द बेसिस ऑफ लगाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, और जिसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं। और दूसरा होता है आर्म्ड रेबेलियन, जिसको इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। एंड आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट्स रूल। कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर हो गया है इन द स्टेट। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो थ्रेट टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गया तब लगाते हैं अंडर आर्टिकल 360। प्रोसीजर ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो अप्रूवल मस्ट बी अप्रूव फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 month ऑफ इट्स इशूएंस। एंड इफ अप्रूव्स इमरजेंसी रिमेन्स इन द फोर्स फॉर 6 months तक रहेगा एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनडिफिनिटली, एक्सटेंड कर सकते हैं विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 months एज पर दी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एंड द रिजोल्यूशन टू अप्रूव और कंटिन्यू इमरजेंसी मस्ट बी पास बाई अ स्पेशल मेजॉरिटी इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और स्पेशल मेजॉरिटी मतलब क्या हो गया कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप and the at least 2/3 of the members present and voting. Special circumstances में if Lok Sabha is dissolved during during emergency period without approving its continuation, the proclamation survive up to 30 days from first sitting of newly constituted Lok Sabha, provided that Raj Sabha has approved its continuation. Revocation: the president can revoke the proclamation anytime through an subsequent declaration. एंड इसके लिए पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए रिवोक करने के लिए। एंड इफ लोकसभा पासेस अ रिजोल्यूशन टू डिसअप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी, इट मस्ट बी डन बाय सिंपल मेजोरिटी से भी डिसअप्रूव हो सकता है। चेंजेस ब्रॉट आफ्टर इंटरनल इमरजेंसी थ्रू 44th अमेंडमेंट। तो एक तो पहला चीज़ चेंज लाया गया था कि रिटर्न अप्रूवल चाहिए होगा, रिटर्न एडवाइस ऑफ द कैबिनेट होनी चाहिए टू द प्रेसिडेंट। दूसरा है फंडामेंटल राइट जो है, तो रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 359, दैट इज़ द राइट टू प्रोटेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 एंड राइट टू लाइफ, द पर्सनल ऑफ लिबर्टी रिमेन्स इनफोर्सिएबल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो जो है 359 के स्कोप को कम कर दिया है, आर्टिकल 20 और 21 हमेशा रहेंगे। एंड तीसरा जो है टर्म ऑफ लोकसभा, तो बैक टू द 5 years हो गया है फ्रॉम 6 years बाय अमेंडिंग दी आर्टिकल 83 एंड 172। एंड रिमूवल ऑफ द आर्टिकल 275A को हटा दिया गया। तो इट गिव पावर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिप्लॉय एनी armed force of union or other forces to deal with any grave situation, law and order of any state. And second is judicial review. So all doubts or disputes arising in connection with the election of the president, vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court, decide करेगी। Next is anti-defection law. तो Supreme Court dismissed a writ चैलेंजिंग दी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ 10th शेड्यूल, इसके वजह से न्यूज़ में था। तो डिफेक्शन लॉ प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLA who after being elected on a ticket of political party
voluntarily give the membership. और ये 10th शेड्यूल के अंडर में इंक्लूडेड है 52nd अमेंडमेंट एक्ट में 1985 के. एंड एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन हाउसिंग और डिफेक्शन शुड बी डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. डिस्क्वालिफिकेशन हैपेंस if a member voluntarily gives his party membership or vote or abstain to vote in the house contrary to the directions issued by his political party, and such act has not been condoned by the party within 15 days. और इसके अलावा ये तो एक मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया. एक कोई जो इंडिपेंडेंट मेंबर है इट बिकम्स डिस्क्वालिफाइड इफ ही और शी ज्वाइंस द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इन सच एन इलेक्शन. एंड तीसरा द नॉमिनेटेड मेंबर बिकम डिस्क्वालिफाइड इफ ही और शी ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही टेक्स द सीट. एक्सेप्शन में दैट लॉ अलाउ द पॉलिटिकल पार्टी टू मर्ज with or into another party provided that 2/3 of its legislature is in favor. And presently the law does not provide any time limit with which the speaker or presiding officer has to decide on the defection law. जुडिशल प्रोनाउंसमेंट देखेंगे तो वो तो होलानान केस है 1992 का. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि है कि स्पीकर्स डिसीज़न जो है ये जुडिशल रिव्यू उस पर किया सकता है. एंड जो कीशम मेघचंद्र के सिंह केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन अंडर द 10th शेड्यूल शुड नॉर्मली बी डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग. ये बोला है कि इसमें आपको डिसाइड करना है. नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसमें इसलिए था कि एक्सपर्ट इन इंडिया हैव कॉल्ड टू कंसिडर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज इंस्टीड ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम. तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में? तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम है. एंड जियोग्राफिकल यूनिट की बात करें तो कंट्रीज डिवाइड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट्स. और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में लार्ज जियोग्राफिकल यूनिट्स आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूंसीज. इंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी ऑल्सो. एंड रिप्रेजेंटेशन में एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव एंड इसमें मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी. वोटिंग प्रोसेस जो है ये वोटर वोट्स फॉर अ कैंडिडेट. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोटर वोट्स फॉर अ पार्टी होता है. सीट डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर. एंड विनिंग कैंडिडेट्स मे नॉट सिक्योर मेजॉरिटी दैट इज़ 50+1% ऑफ द वोट्स. इसमें एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स इट रिसीव्स. एंड US, UK, कनाडा, इंडिया ये सब में लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में सिंपल मेजॉरिटी फर्स्ट पास द पोस्ट चलता है. कि इसराइल, नीदरलैंड ये सब में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलता है. बेनिफिट क्या है फर्स्ट पास द पोस्ट का देखेंगे तो सिंपल होता है. एंड स्पेशली द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट बनती है. इससे इनकरेजेस वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन अ लोकलिटी. एंड जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन शोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्टीज बेस्ड ऑन देयर वोट शेयर. एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटी पार्टीज है इसमें. एंड फ्यूअर वोट्स आर वेस्टेड एज मोर पीपल्स प्रेफरेंस आर टेकन इनटू अकाउंट. कंसर्न्स क्या हैं फर्स्ट पास द पोस्ट में? ओवर और अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कंपेयर टू देयर वोट शेयर. एंड डज नॉट इंश्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटीज़. माइनॉरिटीज़ के लिए गड़बड़ है. एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कैन लीड टू फ्रेगमेंटेड लेजिस्लेचर्स विथ मल्टीपल स्मॉल पार्टीज एंड मे रिजल्ट इन द कोलिशन गवर्नमेंट विच कैन बी लेस स्टेबल इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. तो ये है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. देखेंगे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के भी कई टाइप्स होते हैं. पहला है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम.
So the list system, third is mixed member proportional representation. Single transferable vote system में voter ranks candidate in order of preference and adopted for election of members to the Rajya Sabha and state legislative council and electing president and vice president. इंडिया में यहाँ इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम चलता है. लिस्ट सिस्टम में वोटर वोट फॉर पार्टी and not the individual, and then party gets seats in proportion to their vote share. And जो mixed member proportional representation है इसमें maintain the balance between stability and proportional representation. ये जर्मनी में और न्यूजीलैंड में यूज़ हो रहा है. One candidate is elected through first past the post system, and from each territorial constituency there are also additional seats that are filled based on the various parties percentage of vote. दोनों मिला दिया इसको. नेक्स्ट पार्लियामेंट्री कमेटी. तो रिसेंटली लोकसभा मूव्ड द रिजोल्यूशन टू फॉर्म पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी. तो पार्लियामेंट्री कमेटी इट मीन्स द कमेटी विच इज़ अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ विच एंड विच वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर. तो ये है इलेक्टेड बाय द हाउस होगा, अपॉइंटेड इलेक्टेड बाय नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर. इट रिप्रेजेंट इट्स report to the house or speaker and secretariat for which which is provided by the Lok Sabha secretariat. जो parliamentary committees है their origins in the British Parliament and they drew their authority from Article 105 which deals with the privileges of the MPs and Article 118 इसमें पार्लियामेंट्री अथॉरिटी टू मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस. टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी एड हॉक कमेटी होती है और स्टैंडिंग कमेटी होती है. एड हॉक कमेटी अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड सीज टू एग्जिस्ट व्हेन दे फिनिश देयर टास्क. तो रेलवे कन्वेंशन कमेटी है, जॉइंट कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट इन पार्लियामेंट्री हाउस है, ये सब एग्जाम्पल है. स्टैंडिंग कमेटी जो है परमानेंट एंड रेगुलर होती है विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी एंड सम अदर कमेटीज लाइक कमेटीज ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये सारे हैं. तो डिटेल्स ऑफ कमेटीज रिसेंटली इन द न्यूज़. तो उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अगर देखें तो फर्स्ट सेटअप हुआ था 1921 में इन द वेक ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स and it consists of not more than 22 members. 15 जो है लोकसभा से रहेंगे, 7 राज्यसभा से रहेंगे. एंड ऑडिट एंड रिव्यू करता है एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दूसरा एस्टिमेट कमेटी है, 1950 सबसे पहले बना था एंड कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा से ही रहेंगे एस्टिमेट मेंबर में. फंक्शन सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसीज इन एडमिनिस्ट्रेशन and examine whether money is well laid out within the limits of policy. दूसरा पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस है. तो यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर इज अनएनुअली री इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी. 1976 में अंडर सेक्शन 4 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 बना था. एक्ट इनसाइज एडॉप्शन ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस providing for the constitution of committee 10 years after the commencement of the act. and membership इसकी 30 है, 20 लोकसभा से रहते हैं, 10 राज्यसभा से रहते हैं. elected according to the system of proportional representation through single transferable votes. फंक्शन जो है इसका रिव्यू करती है प्रोग्रेस मेड इन द यूज़ ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज एंड सबमिट्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट. फिर कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा है. तो प्रिविलेज कमेटी राज्यसभा हेल्ड 12 अपोजिशन MPs गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट. इस वजह से न्यूज़ हो जा. एंड दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड एड्रेसिंग ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस which are the special rights and immunities granted to both the House of Parliament and their members. And it consists of 10 members nominated by the Rajya Sabha chairman. And in case of Lok Sabha, parliamentary committee consists of 15 members nominated by the speaker. 10 Rajya Sabha में रहते हैं, 15 लोक सभा में रहेंगे. And the chairman of the committee shall be appointed by the Rajya Sabha chairman from amongst the member of the committee.
एंड कैबिनेट कमेटी, तो यूनियन गवर्नमेंट में भी 8 कैबिनेट कमेटी बनाई थी. तो द कैबिनेट कमेटीज दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हाउएवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Transaction of Business Rule 1961 provides for their establishment, and the cabinet make use of committee system to facilitate the decision making in specific areas. Political Affairs Committee, Economic Affairs Committee, Appointments Committee are chaired by the Prime Minister, and Parliamentary Affairs Committee by the Home Minister. पार्लियामेंट्री कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी एंड अपॉइंटमेंट कमेटी पीएम चेयर करेंगे. पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी होम मिनिस्टर अफेयर होम अफेयर्स जैसे पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी होम मिनिस्टर करेंगे. दे यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स. हाउएवर नॉन कैबिनेट मिनिस्टर आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम देयर मेंबरशिप. देन हैव द Secretariat of the Parliament. So as the Parliament completes 75 years, Parliamentary Secretariat has been the custodian of procedure, president and legislative knowledge of the two houses. Constitutional provision देखेंगे तो for each house of the Parliament shall have a separate secretarial staff. Parliament may by law regulate the recruitment and condition of service of the person appointed to the secretarial staff of either house. It also allows creation of the post common to both the houses of the Parliament. Article 187 makes similar provision for Secretariat of the State Legislature, Council of State Secretariat and Parliamentary Secretary or House of the People were set up when both the houses came into existence in 1952. Their names were changed in 1954 to the Rajya Sabha Secretariat and Lok Sabha Secretariat respectively. The Secretariat of both the houses has been divided into 10 services on a functional basis like legislative, executive, administrative and verbatim reporting services. The Secretary General of both the houses hold rank equivalent to that of the Cabinet Secretary. And however, the table of President Cabinet Secretary is placed in 11th position, whereas Secretary of Lok Sabha is in 23rd position. The function of Secretariat जो है तो secretarial assistance for effective functioning of the Parliament. तो ये हो गया. दूसरा servicing various parliamentary committee, prepare research and reference materials, payment of the salary and other allowances. Secretary General aid and advise the presiding officer, prepare and publish the record of day-to-day proceedings in the houses. Structure of the secretariat. तो लोकसभा सेक्रेटरीट में स्पीकर जो है लोकसभा हो गया, vested with the ultimate guidance and control over the secretariat. Administrative head जो सेक्रेटरी जनरल रहेगा. रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या होती है, गवर्न बाय द लोकसभा सेक्रेटरीट 1955 का रूल, प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट. राज्यसभा सेक्रेटरी में जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, वेस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सेक्रेटरीट. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इसमें भी जनरल सेक्रेटरी है. एंड रिक्रूटमेंट कंडीशन जो है राज्यसभा सेक्रेटरीट रूल 1957 है उसके अंडर में. नेक्स्ट इज कैबिनेट सेक्रेटरी न्यूज़. अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है इट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी. इस वजह से न्यूज़ में था. एंड कैबिनेट सेक्रेटरी है अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ऑन अ सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस, responsible for administration of the government of India, allocation of business rules 1961 and government of India transaction of business rule 1961. And function क्या होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का, ensures interministerial coordination and it is also an ex officio chairman of the civil services board and it has no authority over working department as cabinet secretary is regarded as Prime Minister interferes among the secretaries of the Union Government. Primus interferes among the secretaries of the
union government, so there is no authority over the working departments. Well, interministerial coordination कराएगा. And president's address to the parliament. 18th लोकसभा के बाद प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ था जॉइंट सिटिंग का. तो ये जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है आर्टिकल 86 में इट अलाउज द प्रेसिडेंट टू एड्रेस ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बोथ हाउसेस टुगेदर. प्रेसिडेंट हैज़ नॉट सो फार एड्रेस्ड दिस प्रोविज़न अंडर दिस प्रोविज़न. एंड आर्टिकल 87 में इट प्रोवाइड्स टू इंस्टेंसेस व्हेन प्रेसिडेंट स्पेसिफिकली एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट assembled टुगेदर. एक तो फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर. एंड ओरिजिनली आर्टिकल 87 का 1 इट रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ एवरी सेशन. And Constitution Amendment Act 1951 amended this provision. तो अभी अब जो है एवरी सेशन पे ये नहीं होता है, केवल 2 बार होगा. जनरल इलेक्शन के फर्स्ट सेशन में और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. Oath of members of the parliament. Newly elected members of the parliament of the 18th century, 18th Lok Sabha took oath. And constitutional provision देखें तो article 99 जो है it deals with the oath of office of MPs and to be subscribed before the president or some person appointed by him. The form of the oath are provided in the 3rd schedule. And article 104 it provides for the penalty for a member if he or she sits in the house without the oath. The exception of this rule is an individual can become a minister without being elected to the parliament, and he and she can take part in the proceeding in the house without having power to the vote. And oath can be subscribed in the English or in any of the 22 scheduled languages. ये हो गया. देन देखते हैं हम लोग कुछ इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन. तो फर्स्ट इशू इज रिगार्डिंग सिटीजनशिप. रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 इट प्रोवाइड्स फॉर 5 ways ऑफ एक्वायरिंग द सिटीजनशिप. कैसे कैसे हो सकता है? बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन and incorporation of the territory. तो it does not provide for dual citizenship नहीं है. dual citizenship UK, US, पाकिस्तान सब में चलता है. Section 6 of the Citizenship Act 1955 is a special provision added through the Citizenship Amendment Act of 1985 and in the furtherance of the Assam Accord, and it confers the citizenship to those migrants from the East Pakistan, which is now Bangladesh, to Assam from 1st January 1996 until 1966 until 24 March 1971 upon completion of the 10 years from date of detection as a foreigner. And this Citizenship Amendment Act C 2019 amend the Citizenship Amendment Act of 1955. And रिलेटेड न्यूज़ में देखेंगे तो फॉरेन ट्रिब्यूनल. तो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं ये क्वाशी जुडिशल बॉडीज़ हैं. एंड सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसका ओवरटर्न किया था द डिसीजन ऑफ असम फॉरेन ट्रिब्यूनल एंड डिक्लेयर रेजिडेंट ऑफ द स्टेट एज ए इंडियन सिटीजन. एंड तो जो दीज बॉडीज़ हैं अथॉरिटीज़ क्या होती है, तो ओनली फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैव पावर टू डिक्लेयर अ पर्सन एज अ फॉरनर and thus being excluded from the national register of the citizen. RC से हटा देंगे. and in Assam does not automatically classify a person as a foreigner. and पावर क्या है? पावर ऑफ सिविल कोड रखता है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑफ 1908. सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 के आए तो होम मिनिस्टर ने 2009 के रूल्स को अमेंड किया है. and the notification of citizenship amendment rule 2024
टू इन्फोर्स दी CAA 2019 को इन्फोर्स करने के लिए लाया गया है। की हाइलाइट्स क्या है इसका, तो एलिजिबिलिटी क्या है, टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन के लिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए और मैरिड टू इंडियन सिटीज़न हो, एंड अ माइनर चाइल्ड इज़ एन इंडियन सिटीज़न, अ पर्सन हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज अ इंडियन सिटीज़न, अ पर्सन और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज अ सिटीज़न ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीज़न ऑफ द इंडिया कार्ड होल्डर। जो है ये सारे लोग एलिजिबल हैं नेशनलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीज़न बनने के। अदर क्वालिफिकेशन फॉर सिटीजनशिप बाय नेशनलाइजेशन और क्या कर सकते हैं, तो इट प्रेजेंट एन एफिडेविट वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन दी made in application and an affidavit by an Indian citizen to testify the character and adequate knowledge of one languages listed in the 8th schedule होना चाहिए। प्रूफ ऑफ नेशनलिटी जो है, तो एप्लीकेंट्स कैन प्रोवाइड 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ देयर एंट्री इनटू द इंडिया। वीज़ा, उसमें रेजिडेंशियल परमिट, सेंसस स्लिप, ये सब इंक्लूडेड है। Announcing citizenship of another country, declaration saying that citizenship of his country shall stand renounced irrevocably if application of the Indian citizen is approved. Authority to which application may be made, so under section 6B of the Citizenship Act, application shall be submitted in electronic form to empower the committee through district level committees as notified by the central government. About Citizenship Amendment Act देखें तो 2019 का जो अमेंड हुआ है, तो उसमें 4 बोला गया, 4 कंडीशंस illegal migrants who fulfill 4 condition will not be treated as illegal migrant under this act। तो उसमें क्या है, पहला कंडीशन है कि भाई हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन हो, and they are from the Afghanistan, Bangladesh और Pakistan, and they entered India on or before 31st December 2014, and they are not in certain tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura included in the 6th schedule, and areas under the inner line permit जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ से भी नहीं हो। तो ये सारे कंडीशंस हैं, ये लोग जो है कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो दे आर नॉट इलीगल माइग्रेंट्स। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड दी सेड माइग्रेंट्स फ्रॉम एडवर्स पीनल consequences of the passport Act of 1920 and Foreign Act of 1946। देन इज नेशनलाइजेशन पीरियड, तो इसको इन लोगों के लिए 11 साल से घटा के 5 साल कर दिया गया है। एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो एट प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट मे कैंसिल OCI रजिस्ट्रेशन ऑन 5 ग्राउंड्स। 5 ग्राउंड्स क्या क्या हैं जिस पर कैंसिल हो सकता है OCI रजिस्ट्रेशन? पहला है अपना रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड किया हो, दूसरा शोइंग डिसअफेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करें, तीसरा इंगेजिंग विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर एंड नेसेसिटी in interest of the sovereignty of India and security of the state, and if within 5 years of the OCI registration imprisonment for 2 years or more हो जाए। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अभी dispelled the concerns regarding OCI card holder being reclassified as foreigners, and OCI जो स्कीम है ये इंट्रोड्यूस की गई थी 2005 में, अमेंडिंग दी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, एंड फॉरेन मिलिट्री पर्सनल ईदर इन सर्विस और रिटायर्ड आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ द OCI, एंड पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन एंड OCI कार्ड होल्डर हैज़ बीन मर्ज्ड अंडर वन कैटेगरी। जो है PIO थे और OCI कार्ड होल्डर थे, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है इन 2015। एलिजिबिलिटी फॉर OCI कार्ड होल्डर क्या है? एनी फॉरेन नेशनल एक्सेप्ट दी नेशनल्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये दोनों तो एक्सक्लूडेड हैं। इसके बाद जो है क्या क्या एलिजिबिलिटी है? हु वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट अ टाइम एंड एट एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950,
उस समय या उसके बाद जो है सिटीज़न रहा हो, एंड हु वाज एलिजिबल टू बिकम अ सिटीज़न ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, हु बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट बिलोंग्स टू द पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द 15 अगस्त 1947, एंड हु इज़ अ चाइल्ड or a grandchild or a great grandchild of such citizen, and who is a minor child of such person mentioned above, who is the minor child of whose parents are citizen of India, or one of the parents is a citizen of India, and foreign origin spouse of Indian citizen or OCI card holders whose marriage is registered for at least 2 years before the presentation of application. बेनिफिट क्या होते हैं OCI कार्ड के? तो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा टू विज़िट इंडिया रहेगा, इक्वालिटी विथ NRIs इन सर्टेन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल मैटर्स, और इसमें एक्सेप्शन रहेगा एक्विजिशन ऑफ द एग्रीकल्चर और प्लांटेशन लैंड इन मैटर्स टू द इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ द इंडियन चाइल्ड, ये इंक्लूडेड नहीं है. एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सेक्शन 51G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 5 year ऑफ द OCI कार्ड होल्डर, एंड एलिजिबल टू इनरोल इन द नेशनल पेंशन स्कीम एट पार्ट ऑफ द नॉन रेजिडेंट इंडियन. रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू दी OCI कार्ड होल्डर्स क्या क्या है? तो ये सब तो बेनिफिट हो गए हम लोग के. रिस्ट्रिक्शन भी है कुछ, तो इसमें OCI कार्ड डज नॉट कन्फर द पॉलिटिकल राइट टू वोट नहीं है, एंड नॉट एलिजिबल टू होल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 58, वाइस प्रेसिडेंट अंडर 66, एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर 121 एंड हाई कोर्ट अंडर 217, ये सब नहीं बन सकते हैं. एंड नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, MP MLA नहीं बन सकते हैं. एंड विथ रिगार्ड टू द equality of opportunity in matter to the public employment, not eligible for public service position in the union and state affairs except for the specific post designated by the central government, and special approval is required for research, mountaineering, mission activities, journalism, and to visit the protected areas. Next is reservation and affirmative actions. तो recently growing number of US states has been imposing restriction on ban on the diversity program on the university campus, उसकी वजह से यूज़ में था. तो अगर इंडिया और US के अफर्मेटिव एक्शंस में अगर देखें कंपैरिजन, तो इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर अफर्मेटिव एक्शन. USA में नॉट enshrined in the constitution, but equal protection clause of 14th amendment has been interpreted to permit the affirmative action. तो इंडिया में पर्पस है इसका टू रेमेडी दी हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, एंड USA में टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटी ग्रुप एंड वुमेन, एंड टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं इंडिया में सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है. USA में अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक्स, एशियन अमेरिकन के लिए सिस्टम जो है ये कोटा सिस्टम पे बेस्ड होता है, एंड USA में बेस्ड ऑन दी डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन DEI प्रोग्राम होता है, उसमें होता है. प्रोविज़न्स जो हैं इसमें इंडिया में आर्टिकल 14, 15, 4 सब+4, 16 सब+4 एक्सेट्रा है. लाइक आर्टिकल 14(4) इनेबल स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड सिटीजन और फॉर SC and ST, एंड 16 का 6 जो है इट इनेबल स्टेट टू मेक एनी प्रोविजन रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस. एंड USA में like provision है began through an executive order of article 1961, and later Civil Right Act 1964 आया था enacted to give the legal backing. and अपर सीलिंग जो होती है इंडिया में अपर सीलिंग ऑफ 50% सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंद्रसानी केसेस, इसमें कोई अपर सीलिंग नहीं है वैसे में. एंड सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अदर
और केस में ये बोला है दैट सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इज परमिसिबल to grant separate quota for more backward within the सुप्रीम ऐसी कैटेगरी में सब कोटा दिए है। तो की हाईलाइट्स अगर देखें शेड्यूल कास्ट नोटिफाइड अंडर दी आर्टिकल 341 ऑफ 1 and as a heterogeneous group of caste, race and tribes of varying degree of backwardness and subclassification within SC category does not violate the article 341(2) because caste are not present included in excluded list. Article 341(2) बोलता है Parliament may by law include or exclude any caste, race, tribe from list of the SC category by passing a law. और स्कोप ऑफ सब क्लासिफिकेशन क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फॉर्म ऑफ effective affirmative action including subclassification is to provide the substantive equality of opportunity for backward classes. Substantive equality refers to the principle that law must account for different background and historical injustices faced by a person or group. State can subclassify based on their inadequate representation of certain caste. However, state must establish that inadequacy of representation of a caste group is because of its backwardness. State must collect data on inadequacy of the representation in the services of the state. The state cannot act on its whims or political expediency, and its decision is amenable to judicial review. Court clarified that while allowing subclassification, the state cannot earmark 100% reservation for a subclass. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिजर्वेशन देखें तो इंद्रासानी केस है, इसमें इट एक्सक्लूड क्रीमी लेयर विद इन द ओबीसी कैटेगरी एंड ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस 2004 का एंड इसमें क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी कैटेगरी अमाउंटेड टू दी टिंकरिंग विद द प्रेसिडेंशियल लिस्ट and therefore violative of Article 342 which exclusively vested power in the Parliament. And Jarnail Singh versus Lakshmi Narayana Gupta case है 2018 का application to creamy layer concept to Article 341 and 342 does not tinker with the presidential list बोला गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC अगर इसका बैकग्राउंड देखें यूके में अभी उत्तराखंड में इसको अप्लाई कर रहे हैं, अनाउंस किया है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में लेक्स लोकाई रिपोर्ट थी जिसमें यूनिफॉर्मिटी इन दी कोडिफाइंग द इंडियन लॉ बोला गया था एंड मुस्लिम्स एंड हिंदूज पर्सनल लॉ शुड नॉट कोडिफाई ये बोला गया था। बी एन राव कमेटी थी इसमें कोडिफाइड हिंदू लॉ विच वुड गिव इक्वल राइट्स टू दी वुमेन। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में स्पेशल मैरिज एक्ट था SMA 1954 का टुवर्ड्स फॉर द सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशनल्स। 4 मेजर इनैक्टमेंट ऑफ हिंदू लॉ हुए उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रिफर्स टू द यूनिटरी सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल irrespective of religion and the matters under the scope of personal law include marriage, divorce, maintenance, inheritance, adoption and succession of the property. Under Article 44 Part 4 direct the state shall endeavour to secure citizenship citizen UCC through territory of the India. Current status देखें अगर तो Indian personal law is complex with each religion adhering to the specific law. For instance जो है जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है इट गवर्न्स हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट। मुस्लिम पर्सनल लॉ गवर्न्स मुस्लिम्स। हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 जो है अप्लाइज टू क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यूज। एंड गोवा फॉर्म ऑफ कॉमन सिविल कोड इज इन प्रैक्टिस अंडर द पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867। देन अपना प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991
तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बार किया सिविल कोर्ट्स को नेशन वाइड फ्रॉम रजिस्टरिंग न्यू सूट्स ऑफ चैलेंजिंग द ओनरशिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप और ऑर्डरिंग सर्वे ऑफ डिस्प्यूटेड रिलीजन अंटिल फर्दर नोटिस। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है, द एक्ट डिक्लेयर्स दैट रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी सेम एज इट वाज ऑन 15 अगस्त 1947, उस तरह ही रहेगा। एंड इट सेज नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू one of a different denomination or section. And it also imposes a positive obligation of state to maintain the religious character of every place of worship as it existed at the time of independence, and declares all suits, appeals or any other proceeding regarding converting the character of the place of worship which are pending before any court on 15 अगस्त 1947 will abate as soon as law comes into the force. कुछ एग्जेम्पशन प्रोवाइड किए गए थे। एग्जेम्पशन में डिस्प्यूटेड साइट ऑफ अयोध्या इज एग्जेम्प्टेड, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू मोनूमेंट्स एंड साइट्स कवर्ड इन दी एमसार एक्ट ऑफ 1958, एंड एनी डिस्प्यूट दैट हैव बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्प्यूज्ड ऑफ, एंड एनी कन्वर्जन ऑफ सच प्लेस इफेक्टेड बिफोर सच कमिटमेंट बाई एक्विजिशन। पेनाल्टी क्या है? सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद द फाइन फॉर कंट्रावेनिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो जसलीला शाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है द राइट ऑफ डिटेन्ड पर्सन टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। Preventive detention means the detention of a person without trial and conviction by the court on a mere reasonable apprehension of doing an activity dangerous to the public order. Parliament and state legislature can make law preventive detention under Article 22, और Constitution gives protection against arrest and detention under the Article 22(1) and 2. And these protections are not available to person arrested or detained under the preventive detention laws. Constitutional provision related to the preventive detention में आर्टिकल 22A में right to be informed the arrest grounds, and 22(2) में है representation before magistrate within 24 hours, and detention beyond requires magistrate approval. And 22(4) में detention beyond 3 months require advisory board approval, and these boards are set up by the state and normally consist of retired judge and bureaucrats. Article 22(5) में early notification of ground for detention and opportunity to contest detention order. If there is a failure or even delay in the furnishing document relied on for such detention, it would amount to denial of the right to make an effective representation under Article 22. Laws that permits the preventive detention, तो National Security Act 1980 है, and UPA 1967 है, Conversion of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act है 1974 का, Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supply of Essential Commodities Act 1980 है। Grounds for preventive detention to security of state, foreign affairs and security of India, maintenance of public order, supplies and essential services, ये सारे ग्राउंड है डिटेंशन करने के लिए। जुडिशियल प्रोसेस में देखें तो AK गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास है 1950 का, तो कोर्ट गेव ग्रीन फ्लैग टू डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोविजन इन 22(5). एंड 1954 का शिवन लाल वर्सेस यूपी केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड दैट अ कोर्ट रूम इजंट इवन कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू रियलिटी और एनी केसेस ऑफ द फैक्ट विच आर referenced as a ground of detention. Then personality rights. तो दिल्ली हाई कोर्ट in an interim order
restrain various entities like e-commerce companies, chatbots, etc. from misusing actors' name or image, voice without his consent. तो इस पे पर्सनैलिटी राइट आया न्यूज़ में. It refers to the right of a person to protect his or her identity, including name, voice, signature, image, or any other facial features easily identified as a marker of personality. They are not expressly mentioned in any statute in India, but are traced to fall under the right to privacy and right to property में आएगा. टू कंपोनेंट है, राइट टू पब्लिसिटी, तो राइट टू प्रोटेक्ट वंस इमेज एंड लाइकनेस. तो इसमें ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 है, कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 है. एंड राइट टू प्राइवेसी में प्रोटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन एंड आर्टिकल 21 एंड जस्टिस केस पुट्टुस्वामी केस. Posthumous personality right. So defamation suits can be filed under the IPC for derogatory representation of any deceased person's reputation or their family, and it enable emblems and names. Act of 1950 protects unauthorized use of few dignitaries' name and symbols listed in its schedule. Personality rights under international convention. There is no explicit international convention or treaty. However, certain publicity rights can be derived from Rome Convention of 1961, TRIPS Agreement of 1994, and WIPO Performance and Phonogram Treaty. जुडिशल प्रॉब्लम में से देखें तो अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड केस है 2011 का. पॉपुलैरिटी और फेम ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी नो डिफरेंट ऑन द इंटरनेट दैन द रियलिटी, ये बोला गया था. एंड दीपा जया कुमार केस है मद्रास हाई कोर्ट का केस 2019 का. पर्सनैलिटी, पब्लिसिटी एंड प्राइवेसी राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाई अ पर्सनस लीगल हेयर. देन एनिमी प्रॉपर्टी न्यूज़ में था. एनिमी प्रॉपर्टी इन उत्तर प्रदेश बिलोंगिंग टू द एंसेस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ इज डायरेक्टेड फॉर द सेल. एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 define an property as an enemy as a country and its citizens that committed external aggression against India, like Pakistan and China. The enemy property is an property that belongs to or was managed on the behalf of the enemy. And 2017 में amendment to the act expanded the definition of enemy to include legal heir and successor of the enemy, whether or not citizen of the India or the citizen of a country which is not an enemy, वो लोग भी आ जाएंगे इसमें. enemy who has changed its nationality वो भी enemy property act में आ जाएगा. And 1968 act empowers custodian of enemy property of India under the Ministry of Home Affairs for preservation, management, control and selling of the enemy property. Then right to be forgotten. Supreme Court will examine the issue of the right to be forgotten concerning the digital privacy. So right to be forgotten is known as also known as right to erasure. Right to erasure and deal with the individual right to have control of the use of personal data on by organization. So right to be forgotten traces its origin to right to oblivion in the French jurisprudence, and however it is not an absolute right. And in case Puttasuwamy case, Supreme Court recognized this as a part of right to life under the article case. And Digital Personal Data Protection Act जो है 2023 does not mention the right to be forgotten. Europe's General Data Protection जो law है covers the right to be forgotten. Inner line permit, state government of Nagaland has approved the implementation of inner line permit in some districts like Dimapur etc. तो inner line permit जो है it is an official travel document है issued by the government that allows Indian citizens to travel into protected areas for a limited period. And this system aims to regulate the movement near India's international border
and is officially used to protect tribal culture in the northern northeast Indian. एंड बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 था, उससे इसका ओरिजिन हुआ है. एंड दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन परमिट, वन फॉर टूरिस्ट एंड अदर फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेज ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस. एंड स्टेट्स अंडर दी ILP क्या है, तो जो भी स्टेट्स बॉर्डर कर रहे हैं म्यांमार को, वो सारे इनर लाइन परमिट वाले हैं. तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर. देन विथ नॉट एलिजिबल फॉर इनर लाइन परमिट में क्या है, NRIs एंड OCI, PIO और OCI कार्ड होल्डर, एंड दे आर नॉट एलिजिबल. दे विल हैव टू अप्लाई फॉर अ रेगुलर जो है प्रोटेक्टेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, अलग से उनको यूज़ लेना होगा. ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट क्या है, तो अंडर फॉरनर protected area under the 1948 all areas falling between the inner line permit and international border of the state have been declared as the protected areas. And currently protected areas are located in the following states, like whole of the Arunachal Pradesh, part of Himachal, J&K, Rajasthan and Uttarakhand, and whole of the Sikkim. Under the foreigners restricted area order 1963, areas declared as restricted areas include Andaman Nicobar Island, इंटायर जो कि इंटायर पूरी यूटी उसकी, एंड सिक्किम का जो पार्ट ऑफ स्टेट जो है ये restricted एरिया में है. फॉरनर इज़ नॉट नॉर्मली अलाउड टू विजिट प्रोटेक्टेड और restricted areas unless it is established to the satisfaction of government that there are extraordinary reason to justify such a visit. Every foreigner except a citizen of Bhutan who desire to enter and stay in the protected or restricted area is required to obtain a special permit for competent authority from competent authority. ये हो गया. देन देखते हैं कुछ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस रिलेटेड. तो फिजिकल फेडरलिज्म, it refers to the how federal, state and local government share funding and administrative responsibilities within India's federal system. Constitutional provision जो है defining the India's fiscal federalism agreement. तो 7th schedule constitution delineates tax basis between the union and state government, union and states under article 246. Distribution of revenue, a classification of a revenue or tax revenue between union and state is as follows. तो कैसे होता है, टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट wholly assigned by state under article 269. and levy and collection of GST in course of interstate trade or commerce which is distributed between the states and state on recommendation of GST council. 69A है. and tax levied and collected by union like corporation tax, personal income tax, central GST, and distributed between union and state on the recommendation of finance commission under article 270. तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. बेसिस ऑफ डिवोल्यूशन क्या है, तो वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है. वर्टिकल डिवोल्यूशन में शेयर ऑफ स्टेट्स फ्रॉम डिविजिबल पूल विच प्रेजेंटली स्टैंड्स फॉर 41% बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन. Horizontal devolution it refers to the distribution among the states from the share allocated to the states based on the various criteria. As per 15th Finance Commission, the assigned criteria with their weights are income, distances around 45%, area 15%, वेटेज है उसका. फिर पॉपुलेशन है इस पर 2011 सेंसस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स. ये सारे क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे डिवोल्यूशन दिया जाएगा. देन ग्रांटिंग एड्स, सेंटर प्रोवाइड्स ग्रांटिंग एड्स टू द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 275. एंड then borrowings, so as per the article 292 union government has power to borrow money within or outside the country, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट 293 के अंडर में बोरो विद इन इंडिया नॉट abroad.
एंड फाइनेंस कमीशन जो है अंडर आर्टिकल 280 के अंडर में प्रोवाइड्स फॉर अ फाइनेंस कमीशन टू एडजुडिकेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स. देन स्टैट्यूट और स्टेट फाइनेंसेस finance only 58% of their revenue expenditure from their revenue sources, and debt to GDP ratio of the state stand 27.5%. सोर्सेज ऑफ स्टेट रेवेन्यू क्या है? तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू ग्रांट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट होता है. तो टैक्स रेवेन्यू में स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू लाइक टैक्स ऑन इनकम एंड टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन एंड डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर. तो टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज. नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम फिक्स्ड एंटरप्राइजेस एंड फी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. एंड ग्रांट्स जो मिलते हैं, डिजास्टर रिलीफ ग्रांट है, ग्रांट ऑन लोकल बॉडीज़ एंड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, सारे मिल गए स्टेट्स से. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, बिहार और आंध्र प्रदेश मांग रहे थे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. तो स्पेशल कैटेगरी इज़ अ क्लासिफिकेशन गिवन बाय सेंटर टू असिस्ट इन डेवलपमेंट टू दोज स्टेट्स that faces geographical or socio-economical disadvantage. It was first introduced in 1969 on the recommendation of 5th Finance Commission, and in 1969 J&K, Assam and Nagaland were granted the special category status, and later Sikkim, Tripura etc. were also given. And state जो special category states हैं used to receive grants based on the Gadgil-Mukherjee formula, and constitution does not include any provisions for categorization. However, a wide range of special provisions are available under Article 271, 271A to H and 271J. On the recommendation of 14th Financial Commission, the special state commission ceased to exist, and thus no special category status has been granted to any state. The current funding pattern of northeastern Himalaya states is on account of recommendation of subgroup of chief ministers and not as per the there is sub special category status. क्राइटेरिया क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का? तो एक तो हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन हो, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और सीजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन रहे, उसमें स्ट्रेटजिक लोकेशन पे हो लाइक बॉर्डर्स में, इकोनॉमिक एंड नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, नॉन वायबल नेचर है ऑफ स्टेट फाइनेंसेस. ये सारे कंडीशन हो सकते हैं. स्पेशल पैकेज में रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड आंध्र प्रदेश हैज़ डिमांडेड स्पेशल फाइनेंशियल पैकेजेस फॉर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट. तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला, स्पेशल पैकेज से काम चलाया जाए. स्पेशल पैकेज refer to the support provided to the state facing geographical and economical challenges, again offering them additional financial assistance. Special package is purely discretionary and it is an additional grant under the Article 282, which falls under the miscellaneous financial provisions. And Article 282 में discretionary grants हैं, तो empower करते हैं center and states to make any grant for any public purpose, even if it is not in their respective legislative competence. And sixth schedule, so there is an increased demand of inclusion of Ladakh in this schedule. So schedule जो है Article 244(2) resulted from the Bardoloi Committee's recommendation, and it empowers governor to create autonomous district council and autonomous regional council in 6 scheduled areas. Autonomous district council consists of not more than 30 members, उसमें 4 nominated रहेंगे और 26 elected रहेंगे. At present 10 such autonomous district councils हैं in 4 states. Autonomous regional council covers a specific tribe within a region of an autonomous district के भी region में, उसके अंदर में एक region रहेगा, district के region के अंदर में region रहेगा. And they have power to make laws on subject like forest management, agriculture, inheritance, marriages and social customs. And they are also power to collect land revenue, impose taxes, regulate trading, collect royalty etc. डिफरेंस क्या है 5th and 6th में? तो 5th के एप्लीकेबिलिटी है सर्टन शेड्यूल एरियाज
डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। करली 10 स्टेट्स ऐसे हैं। 6th शेड्यूल में जो स्टेट्स हैं दैट बॉर्डर्स बांग्लादेश वो आएंगे, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो होती है 5th शेड्यूल के अंडर में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है, एंड 6th शेड्यूल में ADC एंड ARCs बनेगा। पावर जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बीइंग द क्रिएशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स हैज़ लिमिटेड पावर, जो कि मेनली एग्जीक्यूटिव पावर ही होगी। 6th शेड्यूल में एक्सटेंसिव पावर होगी, जिसमें जो है एग्जीक्यूटिव के साथ साथ लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर भी होगी। एंड जो है 5th शेड्यूल में पैसा एप्लीकेबल होता है, 6th शेड्यूल में पैसा एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स रिसेंटली to June to mark the 10 year of the formation of Telangana state. So the procedure for the formation of new state, the Article 3 provision for the formation of the new states and alteration of the areas, boundaries or naming of existing states. As per this power, Parliament may by law form the new states, and presidential recommendation such bills shall be introduced either house of the parliament only after the president's recommendation. Consultation with state legislation before recommending a bill which affects areas, boundaries or name of any state. President shall refer this bill to the legislature, the state, to express its view within a specified time. Parliament can create a new state through ordinary legislation, तो सिर्फ majority से ही आ जाएगा. And formation of the district, the state government has power to create a new district or alter or abolish existing ones in states. ये जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही बन जाएगा. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स क्या क्या है, तो पेरूबारी यूनियन केस था 1960 का. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 3 does not cover the cession of the Indian territory to the foreign country. And Indian territory can be ceded to a foreign state only by amending the constitution under the article 368, and consequently 9th CA 1960 was enacted to transfer certain territories to the Pakistan. State reorganization commission और कमेटीज, तो एसके धर कमीशन 1948 है. इट रिकमेंड्स रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक ऑर्डर. JVP कमेटी थी 1948 की, उसने भी रिजेक्ट किया था लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन. फजल अली कमीशन था, उसने 4 फैक्टर आइडेंटिफाई किए थे स्टेट रिकॉग्निशन के लिए: प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंसंट्रेशन एंड प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर. एंड फिर फजल अली कमीशन रिकमेंड द फॉर्मेशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 UTs. पार्लियामेंट इम्प्लीमेंटेड इट्स रिकमेंडेशन थ्रू 7th CA ऑफ 1956. तो ये हो गया हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप वाला. तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ तक कवर करते हैं. नेक्स्ट विल कवर इन दी आगे का पोर्शन विल कवर इन दी नेक्स्ट वीडियो. तो होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं और अपने सुझाव, अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में टाइप करें. आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. एंड इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, पीयर ग्रुप में, स्टडी सर्किल में. एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. एंड आज के लिए कोट ऑफ डे जो है, तो साथ साथ अपना फिटनेस भी ध्यान में रखना है आप लोगों को. पढ़ाई के साथ साथ मेंटली एंड फिजिकली फिट भी रहना है. एंड बिकॉज इफ़ यू थिंक दैट fitness is time consuming and costly, then try illness. Bye.